चलो थोड़े हमारे एग्जामिनेशन नजदीक है, इसलिए हम लोग को थोड़े मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़नी होगी। चलो देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिक जो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बेसिक कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन के अंदर दो टाइप्स होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एल्केन, और जिसके फॉर्मूला में मालूम है CH3 होता है। चलो सॉरी, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मान लो कि हम क्या करना है कि अब एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने, एल्केन्स के मतलब अगर मान लो कि अगर आपको एल्केन्स अगर बनाने हैं तो कौन कौन मेथड उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो एल्केन्स में यूज होते हैं। फर्स्ट आपका मेथड से जिसका आप लोग नाम जानते होंगे, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या करते हैं, तो बेसिक आपके पास क्या होता है कि एल्कीन्स होता है, एल्कीन को हम कराते हैं हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर आप H2 से रिएक्शन कराते हो और जहां पर डबल बॉन्ड है उसके अलोंग ये क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड आपके पास है एल्काइल हैलाइड। अगर मान लो कि बेसिक अगर आपको एल्काइल हैलाइड से अगर रिएक्शन को तैयार करना है, एल्काइल हैलाइड से अगर एल्केन को प्रिपेयर करना है, तो एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर देखो 1 2 3 4 में से कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं। इसमें से आपके पास फर्स्ट है LiLH4 या फिर NaBH4। इसको हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। अगर मान लो कि इसको मुझे रिडक्शन करवाना है, अगर आप एल्काइल हैलाइड को रिडक्शन कराओगे, इसके ऊपर कोई भी या दोनों में से कोई रिएजेंट यूज कीजिएगा, तो वो आपके पास डायरेक्ट हैलाइड को वो कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एल्केन के अंदर। ध्यान रखना, इसके अंदर जितने कार्बन के ये हैलाइड्स होंगे उतने ही कार्बन के आपके पास एल्केन फॉर्म होंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, अगर एरो पे लिखा हुआ एनी ड्राई ईथर, एनी ड्राई ईथर को हम लोग बोलते हैं उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास ये जो एल्काइल हैलाइड है वो कपलिंग रिएक्शन देते हैं। कपलिंग रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास जो RX है इसके अंदर दो पार्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप कंबाइन होते हैं और एल्केन फॉर्म करते हैं। थर्ड मेरे पास क्या, देखो थर्ड हम लोग यूज करते हैं R2ZL, जिसको हम फ्रैंकलिन रीजन बोलते हैं। फ्रैंकलिन रीजन के दौरान भी क्या बनता है कि एल्केन फॉर्म हो रहा होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ आप RX ले लेंगे और ये R2 डैश और ये R, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिसमें से क्या होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ R और R डैश फॉर्म हो रहे होते हैं। ये भी एल्केन है, ये भी एक कंप्लीट रिएक्शन ही है, और साथ में यहाँ पर ZnX2 बाहर निकलेगा। अब देखो लास्ट आपके पास होता है कोरे हाउस। कोरे हाउस के अंदर क्या होता है, कोरे हाउस रिजेंट होता है R2CuLi, जिसके अंदर सेम ही रिएक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फिर कपलिंग रिएक्शन बनाता है। मतलब एल्काइल हैलाइड मैक्सिमम केस में कपलिंग रिएक्शन शो कर रहा होता है, चाहे आप वो एनी ड्राई ईथर ले लो, उड्ज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रीजन ले लो, या फिर कोरे हाउस। लेकिन अगर आप LiLH4 या NaBH4 लेंगे तो उस केस में बनेगा आपके पास एल्केन बनेगा, जितने कार्बन है उतने कार्बन के बनेंगे, वहां पर कार्बन एटम इंक्रीज नहीं होगा। उड्ज रिएक्शन में बेसिक दिखा चुके आपके पास एल्काइल हैलाइड है, सोडियम ट्राईथर यूज करेंगे, RR फॉर्म करेंगे। उड्ज फिटिंग रिएक्शन है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर उड्ज फिटिंग रिएक्शन होगा आपके पास तो एक तो आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा और सेकंड जो आपके पास होगा वो एराइल हैलाइड होगा, वो बेंजीन के साथ हैलाइड होगा। जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड आपस में कंबाइन होंगे एनी ड्राईथर की प्रेजेंस में तो उड्ज फिटिंग रिएक्शन होगा। और अगर मान लो कि दोनों ही अगर आपने एराइल ग्रुप वही यूज किया है तो वो सिर्फ फिटिंग रिएक्शन होता है। फिटिंग रिएक्शन से आपके पास दोनों बेंजीन रिंग आपस में कंबाइन होती है, डाइफिनाइल फॉर्म होता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम इसके केस में जैसे सोडियम ना लेकर अगर हम वहां पे कॉपर यूज कर लें, बस उस रिएक्शन का नाम चेंज है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। अगर सोडियम की जगह आप कॉपर ले लेते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन के अंदर आपके पास फ्रैंकलिन रीजेंट होते हैं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, R2Zn होता है। ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, और आप क्या करेंगे, फ्रैंकलिन रीजन R2Zn से रिएक्शन कराओगे तो ये दो मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद ये फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास कपलिंग रिएक्शन बनती है, R डैश R, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ R डैश R फॉर्म होगा, ZnX2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है। तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड से आप 4 मेथड आपको दिखाएं, कोरे हाउस, फ्रैंकलिन हो गया, ड्राई ईथर भी हो गया, और आप डायरेक्ट पहला यूज कर सकते हो, रिएक्शन भी करके बना सकते हो। नेक्स्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उससे आपको प्रिपेयर करना है एल्केन्स, तो उसके लिए देखो कौन कौन सी मेथड है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मेथड इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट मेथड है काफी, हम लोग इस मेथड को एसिड में भी पढ़ेंगे। डिकार्बोक्सिलेशन में देखो होता क्या है, बेसिक जैसे आप इसका रिएक्शन कराओगे, एसिड होगा या फिर आप सोडियम भी ले सकते हो, उसका सोडियम सॉल्ट भी एसिड ले सकते हो।
तो डायरेक्ट आप एसिड लीजिए या फिर इसका सोडियम का सॉल्ट ले लो इस एसिड का, और आपको करना कुछ नहीं है, उसको हीट करना है, याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। तो बनेगा क्या आपके पास, देखो यहाँ से डायरेक्ट याद रखना, रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि CO2 गैस डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका नाम भी पड़ा है डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से बाहर निकल, सॉरी, कहाँ पर जो CO2 ग्रुप होती है वो बाहर निकलती है। और डी कार्बोक्सिलेशन नाम इसलिए पड़ा है, आपके पास यहाँ पे जितने कार्बन होंगे, एक कम कार्बन के एल्केन फॉर्म होंगे। जैसे सपोज कि मेरे पास अगर CH3COOH अगर है, और एरो पे लिख के अगर मान लो हमको दे दिया गया रिएक्शन के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन, और नहीं तो अगर मान लो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया सोडा लाइम, तो आपको अंदर बेसिक यहाँ से CO2 गैस निकाल देना है और CH4 यहाँ पे फॉर्म कर देना है। तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टार्टिंग में 2 कार्बन थे, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें सिर्फ एक ही कार्बन का प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन ग्रुप मतलब कार्बन ग्रुप क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। फर्स्ट। सेकंड में देखिए, सेकंड में हम लोग यूज करते हैं कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, आपके पास एसिड होता है, वो एसिड का हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू काम करवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है इस कंडीशन में कि यहाँ पर एक कपलिंग रिएक्शन बन रही होती है। ये CO2 गैस यहाँ से भी बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल जनरेट होती है और ये आपस में कंबाइन होकर कपलिंग रिएक्शन को बना रही होती है। तो कॉल बेस्ड रिएक्शन के अंदर याद रखना, कपलिंग रिएक्शन बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, आपके पास हमेशा एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का अल्केन कभी नहीं बन सकता, या फिर जब भी बनेगा तो कपलिंग रिएक्शन के थ्रू ही बनेगा, यानी कि पेयर के फॉर्म में बनेगा। और अगर आपने रेड फास्फोरस अगर HI लिया हुआ है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड फास्फोरस HI रिएक्शन में अगर आप कभी भी डाल देंगे तो वो सबको एल्केन के अंदर कन्वर्ट करा देता है। एसिड है, आपने रेड फास्फोरस HI लिया तो यहाँ बनता है एल्केन। एल्केन कितने कार्बन का फॉर्म होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन के एल्केन बनते हैं। और यहाँ पर और क्या निकलता है, तो Pi3 I2 प्लस P। देखो होता क्या है ना, यहाँ पर जैसे एसिड से रिएक्शन कराओगे रेड फास्फोरस और HI के साथ, अगर हम ये रेड फास्फोरस क्यों यूज करते हैं, रेड फास्फोरस अगर ये नहीं यूज करे तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है, जैसे आप रिएक्शन को करोगे तो यहाँ पर I2 फॉर्म होता है, और I2 वापस फिर इससे रिएक्ट करके फिर वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग वापस से रेड फास्फोरस डाल देते हैं, तो फिर रिएक्शन ये बैकवर्ड नहीं होती है। इसलिए रेड फास्फोरस HI को जब भी यूज करते हैं, हमेशा उसको एल्केन बनाने के केस में यूज करते हैं। आपको आगे रेड फास्फोरस HI का रिएक्शन बहुत सारा हम दिखाएंगे। अब देखो, अगर मान लो कि एसिड से तैयार करना है तो ये आपके पास 3 मेथड है, डिकार्बोक्सिलेशन यूज कर सकते हो, कॉल-बेस यूज कर सकते हो, रेड फास्फोरस HI यूज कर सकते हो। अगर अल्काइल हैलाइड्स अगर आपको बनाना है तो उर्ज रिएक्शन बताएं, उर्ज फिटिंग रिएक्शन बताएं, फिटिंग रिएक्शन बताएं, फ्रैंकलैंड बताएं, कोरे हाउस बताएं, और उसमें LiLH4 भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब अगर मान लो कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन से अगर बनाना है एल्केन, तो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनते हैं, 2 मेथड है। फर्स्ट का आपका नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, और सेकंड हमारे पास होता है उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन में देखो क्या होता है, क्लेमेंसन के अंदर आपके पास एल्डिहाइड होती है, मेन होती है यहाँ पर क्लेमेंसन रीजेंट। हम लोग रिएक्शन को कैसे पकड़ते हैं, वो रीजेंट की वजह से आपके पास मान लो कुछ रिएक्शन करके दे दिया जाएगा और यहाँ पर A और B करके फॉर्म में दे दिया है। यहाँ पे रीजेंट हो सकता है लिखा रहेगा और नहीं लिखा रहेगा, तो यहाँ से कोई रिएक्टेंट लिखा रहेगा, इधर प्रोडक्ट लिखा रहेगा, आपको बोलेगा इसके ऊपर कौन सी रिएजेंट लेने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एल्केन। तो एल्डिहाइड को अगर मान लो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लेमेंसन रीजेंट यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, आपके पास है Zn और Hg का मिक्सचर होता है कॉन्क HCl के साथ, यानी कि जिंक अमलगम होगा कॉन्क HCl में मिक्स, तो ये मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रीजेंट बोलते हैं। क्लेमेंसन रीजेंट क्या होता है, बेसिक एक रिडक्शन का काम करवा रहा होता है। ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप को पूरे तरीके से एल्केन के अंदर कन्वर्ट करा देता है। जितने कार्बन आपके पास एल्डिहाइड रहेंगे उतने कार्बन के यहाँ पर एल्केन फॉर्म होंगे। दूसरा देखो, सॉरी, एल्डिहाइड पर भी काम करता है, ये कीटोन पर भी काम करता है। यहाँ पर कीटोन होगा चाहिए, R ग्रुप होना चाहिए। कीटोन पर काम करेगा तो यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 कार्बन के एल्केन ग्रुप बन जाएंगे। उल्फ किस्नर में देखो क्या होता है, उल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर एल्डिहाइड आपके पास रहेगा, कीटोन सेम काम यहाँ रहेगा, बस रिएजेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रिएजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन होता है NH2 और वो लेने पड़ते हैं हमको है बेसिक मीडियम के अंदर, और उसको लेके आप हिट कर दोगे तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, एल्केन्स बन जाएगा। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के एल्केन्स बन जाएंगे, अगर मान लो 3 कार्बन हो गए तो यहाँ पे 3 कार्बन के एल्केन्स फॉर्म होते हैं। यानी कि अगर मुझे एल्डिहाइड से अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास रिएक्शंस क्या होती है, या तो आप उल्फ किस्नर यूज कीजिए या फिर आप क्लेमेंसन यूज कीजिए। अगर आप उल्फ किस्नर यूज करेंगे तो रिजल्ट याद रखिएगा, हाइड्रोजन विद बेसिक मीडियम यूज करना होगा। अगर आप क्लेमेंसन यूज करते हैं तो जिंक अमलगम को कॉन्क HCl में यूज करना होगा। अब देख लो नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट से अगर आपको मान लो एल्केन फॉर्म करना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का मतलब क्या होता है, आर MgX, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसमें क्या होता है, जैसे आप RMgX को लेके आओगे, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बन जाता है आपके पास है एल्केन। एल्केन कैसे फॉर्म होता है देखिए समझा रहे इसमें। मैग्नीशियम क्या आपके पास है मेटल से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल वाले पर हो जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। ब्रोमीन यहाँ पर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है। हमको बताया था कि कंपाउंड्स के अंदर सबस्ट्रेट को आपको पहचानना होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज सॉरी हाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये R- इसको हेल्प करेगा, इसके डिफिशियंसी को कम करने के लिए R यहाँ पर जाएगा और ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, तो Mg के साथ एक X पहले से और एक Br यहाँ से चला जाएगा इसके पास। तो ये एल्केन्स के कुछ मेथड्स है, इंपॉर्टेंट मेथड्स जिसको बता दिए कैसे कैसे फॉर्म किए जाते हैं। अब देखो एल्कीन्स के अंदर, एल्कीन में सबसे पहला फर्स्ट आपके पास मेथड है ये आपके पास एल्काइन से अगर मुझे एल्कीन फॉर्म करना है तो कैसे बनाएंगे। तो एल्काइन से अगर मान लो एल्कीन फॉर्म करना, तो पहला फर्स्ट मेथड सेम है, हाइड्रोजनेशन मेथड यूज करने के लिए। बट प्रॉब्लम देखो हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आप हाइड्रोजनेशन मेथड यूज करोगे निकल प्लैटिनम के प्रेजेंस में, ये दोनों गैसेस को आपस में एक जगह बैठाओगे, तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तो पहला तो बॉन्ड ये टूट के डबल हो जाएगा, ठीक है, एल्केन आपका बन जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि रिएक्शन स्टॉप होती नहीं है, स्टॉप रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाती है। ये फिर हाइड्रोजन आएंगे, तो फिर इस बार हाइड्रोजन आएंगे तो CS2 बन जाएंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। फाइनली ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन कुछ देर के लिए बनेगी, फिर ये एल्केन में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये मेथड अच्छा मेथड नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास निकेल की जो सरफेस होती है, निकेल या प्लैटिनम की जो सरफेस होती है, प्लैटिनम की सरफेस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, BaSO4 क्या होता है, एक तरीके का पेंट होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं कि प्लैटिनम सरफेस के ऊपर लगा देते हैं। वो लगाने से क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन पावर जो H2 गैसेस होती है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। तो H2 पावर की एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर BaSO4 को यूज करते हैं। और यहाँ से जो भी आपके पास एल्कीन फॉर्म हो रही होती है, अब एक बार हाइड्रोजन बैठ जाएगा तो दूसरा यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जो भी एल्कीन फॉर्म होती है वो सिस एल्कीन बनती है। सिस एल्कीन मतलब सेम साइड एक ग्रुप रहेंगे, वो सिस एल्कीन बनती है। नेक्स्ट और लास्ट आपके पास होती है लिक्विड अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों लोग, उसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर रिडक्शन होते हैं, यहाँ पर भी H और H आके बैठते हैं। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जब भी एल्कीन फॉर्म होता है वो हमेशा ट्रांस एल्कीन होता है। यानी कि अगर आप PDBSO4 यूज कर लोगे, सॉरी PD और प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट का जब पाउडर यूज करोगे तो वहां पर आपके पास सिस एल्कीन बनेंगे। अगर ट्रांस एल्कीन अगर बनाना होगा तो वहां पर आपको बिर्च रिडक्शन यूज करना पड़ेगा, लिक्विड अमोनिया यूज करना पड़ेगा। अब देखो कि अगर मान लो तुम्हारे पास अगर अल्कोहल है, अल्कोहल से मुझे एल्कीन चाहिए, तो अल्कोहल से एल्कीन देखो कैसे बनता है। ये आपके पास अल्कोहल, और जैसे उसके अंदर आप डाल दीजिए कॉन्क H2SO4 का ड्रॉप डाल दो, तो सडनली ही क्या हो जाएगा, तुरंत आपको एल्कीन में बन जाता है। वो एल्कीन देखो कैसे कन्वर्ट होता है, देखो समझ, ये CS2 आपके पास है, ऊपर में OH है, अगर से 2H करके यहाँ पे एक OH ऊपर डाल दिए, यहाँ से H निकलेगा, H वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकलती है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाती है। यही डबल बॉन्ड आपके पास है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाती है, H2 बाहर निकल जाएगा। तो अल्कोहल से भी हम लोग एल्कीन बना सकते हैं। 3 डिग्री का हमारे पास किसी तरह का भी अल्कोहल होगा, एल्कीन बनाया जा सकता है वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास है डाई हेलाइड्स। देखो डाई हेलाइड्स के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि मेरे पास जेम डाई हेलाइड होगी, एक होती है विशनल डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड का मतलब है कि अगर एक ही कार्बन के अंदर 2 हैलोजन ग्रुप हो जाए एक ही कार्बन पे, तो वो जेम डाई हेलाइड होगी। अगर 2 अलग अलग कार्बन के ऊपर 2 अलग अलग हैलोजन ग्रुप हो तो इसको विशनल डाई हेलाइड्स कहते हैं। तो अगर यहाँ से भी एल्कीन फॉर्म करना होगा तो विशनल से पोजीशन से 2 अलग अलग से, तो यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, डाई हेलाइड दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से ये Br और ये Br क्या होते हैं, अपने में बॉन्ड बना के बाहर निकल जाते हैं Zn के साथ, और इसके इलेक्ट्रॉन 2 आपस में शेयर करके डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ये Zn Br2 बाहर निकल जाते हैं। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर देखो ये विशनल पोजीशन है, 2 अलग अलग कार्बन पे Cl ग्रुप है। Zn के साथ हम लोग हीट करेंगे, तो जैसे Zn के साथ हीट करोगे तो यहाँ से Cl एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स होता है, यहाँ पर Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में ऐड करके एक नया बॉन्ड बनाते हैं। Zn क्या करता है, Cl2 से रिएक्ट करके ZnCl2 बाहर आ जाएगा। ये तो तुम्हारे पास
फिशनल से जेमिनल थोड़ा में चेंज जाता है। में क्या है, अगर मान लो कि अगर जेमिनल पोजीशन है एक ही पॉइंट ब्रोमीन है तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होती है। रिएक्शन कपलिंग का मतलब अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे, इसको हिट करोगे जेडेन के साथ, तो जो CH3 और CH जो Br आपके पास है, एक Br यहाँ पर है और एक Br यहाँ पर है, एक और मॉलिक्यूल सेम इसी तरीके से आएगी। एक और मॉलिक्यूल होगा CH3 CH, एक Br यहाँ पर और एक Br यहाँ पर। देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ये Br और ये Br, यहाँ से दोनों मॉलिक्यूल Br बाहर निकलेंगे, यहाँ से ये भी बाहर निकल जाएगा और उसके बाद कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यही आपको दिखी पड़ेगा। इस तरह के डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे और ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली याद रखना ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर विशनल पोजीशन क्या होता है, विशनल पोजीशन, अगर हम लोग विशनल पोजीशन लेंगे तो वहां पे कपलिंग रिएक्शन बनेगा। अगर आपके पास जेमिनल पोजीशन है तो एक मिनट, विशनल नहीं, अगर मेरे पास जेमिनल पोजीशन है तो वहां पर कपलिंग रिएक्शन होगा। अगर विशनल पोजीशन है तो यहाँ पर जहां जहां पर Br होंगे वहीं पर ही डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लो HX का एडिशन, HX आपका कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, HI, HF। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है मार्कोनिकोफ रूल का। देखो मार्कोनिकोफ रूल्स है क्या, तो इसमें बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई एल्कीन्स हो और आप उसको रिएक्ट करा रहे हैं HBr के साथ, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो उसके अंदर आपके पास HBr के अंदर 2 पार्ट होता है, एक H+ होता है और एक Br- होता है, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो मार्कोनिकोफ का रूल का कहना है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पार्ट अटैकिंग रिजेंट goes to that doubly bonded C कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम के पास जाएगा जहां पर लेस हाइड्रोजनेटेड। जिसका मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी एल्कीन ग्रुप है और एल्कीन ग्रुप के अंदर जहां पर भी डबल बॉन्ड है तो कहीं पर हाइड्रोजन ज्यादा है, कहीं पर हाइड्रोजन मान लो कम है। तो न्यूक्लियोफाइल कह रहा है जो निगेटिव पार्ट है, आप जो HBr से रिएक्शन करा रहे हो, HCl से जो भी रिएक्शन कराओगे, निगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे डबल बॉन्ड के लॉ। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल, इसमें आपके पास क्या है, HBr है, Br के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, तो माइनस पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पर डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन अटैक यही करेगा आपके पास, तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करेगा, सॉरी यहाँ पर ब्रोमीन अटैक करेगा तो जो इसका हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। बनने के लिए तो देखो दोनों बनेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के लॉन्ग जाएगा तो Br यहाँ पर भी अटैक कर सकता है यहाँ पर, लेकिन वो मेजर नहीं बनेंगे, वो माइनर बनेंगे। तो कहोगे ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ इसमें कार्बोकैटायंस जनरेट हो रहा होता है और कार्बोकैटायंस चेक करते हैं कि ज्यादा स्टेबल कब होगा, तो जब वो बीच में होगा। क्योंकि कार्बोकैटायंस अगर देखोगे तो उसको अगल बगल रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा मिलेगा, अगर यहाँ पर जनरेट होगा तो रिलीजिंग ग्रुप कम मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पर मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन आता है, तो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास वहीं पर Br को अटैक करवाना है जहां पर लेस हाइड्रोजन अटैच होगा विथ डबल बॉन्ड। देखो एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट है। एंटी मार्कोनिक के अंदर होता है कि आपके पास CH3 रहेंगे, CH डबल बॉन्ड, कोई भी एल्कीन ग्रुप रहेगा, HBr रहेगा आपके पास, और याद रखना कि यहाँ पर CCl4 नहीं, परऑक्साइड चाहिए। परऑक्साइड के केस में ही ये चीजें काम कर रही होंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। अब देखो जैसे HBr यहाँ पे लेके चलेंगे तो यहाँ पर रूल इसका जस्ट अपोजिट है। वो कहता था कि Br को वहां पर अटैक करवाना है जहां पर लेस हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये जस्ट इसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स जनरेट नहीं होती हैं। यहाँ पर Br को वहीं अटैक कराएंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन ज्यादा यहाँ पर है तो Br यहाँ फॉर्म होगा और H यहाँ जाएगा। तो यही कभी कभी कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन देखोगे मिलता होगा कि 1 डिग्री के आपको एल्केन्स है, ये हेलो एल्केन्स बनाने हैं, 2 ब्रोमो इस तरह से करके, तो यही सब रिएक्शन, उसमें मेनली रिएक्शन इसी का यूज किया जाता है। अगर आपको 2 डिग्री वाले कभी केसेस चाहिए होंगे, Br को अगर कहीं बीच में अटैच करवाना होगा तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मार्कोनिकोफ रूल यूज कर लेते हैं। और जहां पर सबसे लास्ट में यूज करवाना होगा 1 डिग्री का कोई भी चीजें बनानी होंगी तो उसके लिए एंटी मार्कोनिकोफ यूज करते हैं। दूसरी बात देखो इसके अंदर नोट्स, हम लोग बोलते हैं कि पर ऑक्साइड जो इफेक्ट है इज ओनली सीन इन केस ऑफ HBr। आप HBr के केस में ही ये चीजें देख सकते हैं सिर्फ, यानी एंटी मार्कोनिकोफ जब भी यूज करना है तो हमेशा याद रखना कि आप वही इस चीज को देख सकते हैं जिस केस में क्या होगा,
जिस केस में आपके पास HBr हो और परऑक्साइड हो तभी जाके एंटी मार्कोनिकोफ रूल होगा, और नहीं तो यहाँ देखो HF, HCl, HI इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, चाहे परऑक्साइड हो या ना हो, अगर ये तीनों में से कोई रिजेंट है तो आपको मार्कोनी पे एडिशन पर चलेगा। यानी कि एंटी मार्कोनी बस एक ही जगह काम कर रहा होता है। पहली बात, सिर्फ HBr के केस में काम कर रहा होता है और कहीं नहीं। HBr के केस में परऑक्साइड होगा तब आप एंटी मार्कोनिक का रूल लगाओगे, लेकिन अगर मान लो कि HBr, अगर फिर भी मान लो कि HBr अगर है, सॉरी मान लो HBr नहीं है, HF है, HCl, HI है, और भले ही वहां पे परऑक्साइड केस क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्कोनिकॉफ ही रूल लगाने पड़ेंगे। सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ HBr होना चाहिए, परऑक्साइड होगा तभी काम करेंगे, बस बाकी किसी भी कंडीशन में चलेगा आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। जैसे कि रिएक्शन भी लिए हमने, इस रिएक्शन के अंदर HBr मतलब दोनों ही केस में HBr तो दिख रहा है, बट ये HBr परऑक्साइड जब केस दिखाई पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे एंटी मार्कोनी, और CCl4 दिखेगा तो मार्कोनी यूज करेंगे। तो मार्कोनी यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? तो मार्कोनी का कहना है कि Br को आप वहां अटैक कीजिए जहां पर हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड के लो, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, हाइड्रोजन चेक करोगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? 2, 3, 4, जब चारों बॉन्ड कार्बन के साथ दिख ही रहा है तो हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा उसको? तो इसलिए हम लोग Br को वहां अटैक कराएंगे जहां पर हाइड्रोजन कम हो, ना भी होगा तो चलेगा, तो Br आपको यहाँ पर अटैक होगा, ये कंपाउंड बनेगा। और अगर H2O2 का केस दिया हुआ है तो Br वहां अटैक करेगा डबल बॉन्ड के लॉन्ग जहां पर कार्बन, सॉरी जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये वाला Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके बनेगा। अब देखो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप क्या करेंगे, जैसे कि आप अल्कोहल के प्रिपरेशन में सब चीजें पढ़ते होंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन्स के अंदर वाटर डालते हैं और वाटर के साथ याद रखना है वो एसिड के प्रेजेंस में काम करना है, मतलब आपको वाटर रखना है, एल्कीन्स रखना है और साथ में एसिड भी लेके चलना है। और जैसे ये रिएक्शन हो रही होती है वैसे बनते हैं हमारे पास एल्कोहल्स। प्रॉब्लम है, याद रखना हमेशा ये मार्कोनिकोफ रूल पे चलते हैं। थोड़ा इजी तरीके से बहुत सारे रिएक्शन, अब अगर हमें मालूम चल जाए कि कौन सी मार्कोनी पे चल रही है, कौन सी एंटी मार्कोनी पे चल रही है, तो रिएक्शन याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास, डाइल्यूट H2SO4 और वाटर। H2SO4 एसिड के फॉर्म में काम करेगा, H+ उसका यूज होता है रिएक्शंस के अंदर, वो बस कैटलिस्ट का फॉर्म यूज करेगा। वाटर रिएक्शन में मेन रोल करता है। अब बोल रहे हैं कि मार्कोनी पे चलेगा, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो इसका मतलब क्या है, मेरे पास HOH है, वाटर है, इसमें एक नेगेटिव पार्ट है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकॉफ ने ये बताया कि नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करते हैं जहां पर लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन सेम है, सपोज नहीं होता तो हम लोग उसको वहीं अटैक करवाते हैं जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। तो OH ग्रुप को यहाँ बैठा देंगे, कहीं बैठाइए तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बाद में इसको यहाँ बैठाओ, यहाँ पर OH को बैठाओगे, यहाँ पर H को बैठाओगे तो CH3 CH2OH हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इस कंपाउंड में अलग आपको दिख रहा भी होगा, यहाँ पर दिख रहा है कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, अपने डाइल्यूट H2SO4 लिया वाटर के साथ, तो H+, एक तो आपके पास वाटर के अंदर H+ है, OH- है, और मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार OH पार्ट को वहां पे ऐड करेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ डाल दो, तो यहाँ पर आप OH ग्रुप को डाल दोगे, यहाँ पर H ग्रुप को डाल दोगे, तो फाइनली एक 2 डिग्री का अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। मान लो कि आपके साथ बेंजीन के साथ ऐसा ग्रुप अटैच रहेगा, यहाँ पर इस तरह के कंडीशन दिए रहेंगे, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा, HOH आपके पास है, OH पार्ट को वहां अटैक करेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। तो कुछ रिएक्शन मालूम चल गई, मार्कोनी पढ़ लिए क्या होता है, मार्कोनी पे बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, तो मुझे केवल ये भी याद रहे कि मार्कोनी के ऊपर काम कर रही होती, तो ये रिएक्शन थोड़ा याद करने में काफी इजी हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस के ऊपर ही सब कुछ हो रही होती है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ KMnO4। KMnO4 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बेयर्स रिजेंट। क्या है? देखो बेयर्स रिजेंट का मतलब ये होता है कि 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन आपके पास है, 1% का होना चाहिए। तो दूसरी बात याद रखना कि जो कोल्ड लेते हैं, जो डाइल्यूट लेते हैं KMnO4 का, उसका वो खुद का कलर होता है पिंक कलर का होता है वो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीजन इसके पीछे यही है,
आपके पास अगर जो पिंक कलर के जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे आप एल्कीन के अंदर पास कीजिएगा, वो पिंक कलर कलरलेस हो जाता है। तो अगर मान लो कि कभी लेबोरेटरी में बैठे हैं और किस लिक्विड में किसी में एल्कीन रखे हैं, किसी में एल्केन रखे, किसी में एल्काइन रखे, मान लो हम भूल गए, तो मुझे चेक करना है कि किसके अंदर एल्कीन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेयर्स रिएजेंट तैयार करना पड़ता है। बेयर्स रिएजेंट डालिए और डालने के बाद जब आपके पास वो एल्कीन्स होगा, तो एल्कीन्स के अंदर वो पूरी तरीके से जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना इसके अंदर की कलरलेस हो जाएगी। ये जो चीजें होती है प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देगी, तो आपके पास जहां जहां रिएक्शंस के अंदर डबल बॉन्ड होता है, कहीं भी जहां जहां जिस पॉइंट पे डबल बॉन्ड होगा उस पॉइंट पर क्या होता है कि OH ग्रुप ऐड हो जाती है। तो एक फायदा ये भी होता है, अगर मान लो कि एक मिनट, अगर मान लो कि मुझे रिएक्शन में ये भी मालूम करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये भी मुझे पता करना है। तो डबल बॉन्ड जैसे मान लो एक कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह नहीं, बहुत सारे जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस कंपाउंड में मुझे मालूम करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या कर दो कि वहां पे बेयर्स रिएजेंट डाल दीजिए, मैंने मतलब 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ऐड कर दोगे उस सोल्यूशन को, पिंक कलर के सोल्यूशन को, तो ऐड करने पर जहां जहां आपके पास डबल बॉन्ड होगा वहां वहां पर क्या होगा, उसके अगल बगल OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे। अगर हमारे पास मान लो कि 10 OH ग्रुप के नंबर मिले हैं, तो हम मालूम कर सकते हैं कि मेरे पास 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पोजीशन नहीं बच्चे लोग, सिर्फ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ कितने प्रेजेंट है वो प्रेजेंट बता देगा सिर्फ। चलो बेयर्स रिएजेंट के बाद एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास है एडिशन ऑफ O3। ये भी बहुत ओजोन के केसेस में, ओजोन का देखो रिएक्शन अगर एल्कीन के साथ कराएंगे तो फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं। ओजोन का रिएक्शन कराओगे तो सीधे डबल बॉन्ड को बीचों बीच काट दो यहाँ से। चलो डबल बॉन्ड कट गया। अब उसके बाद क्या करो, अपने मन से दोनों तरफ आप ऑक्सीजन डाल दीजिए, इधर भी और इधर भी। यहां से देखो क्या फॉर्म होगा, R है, C है, डबल बॉन्ड O है, H है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ से चेक करो, R है, C है, डबल बॉन्ड O है, इधर से कीटोन ग्रुप दिख रहा है। तो आपको उतना रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, उतना इसमें बहुत सारे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप के बनते हैं, आप याद भी किए होंगे 11th क्लास में। उतने नहीं याद करना है, शॉर्टकट इसका आपको बीच से यहाँ पे ब्रेक कर देना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन ग्रुप बैठा देना है, और यहाँ पर एक और कहोगे एक और ऑक्सीजन ग्रुप कहाँ गया, तो एक और इसके अंदर जेडोनो फॉर्म कर लेता है। लेकिन अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप याद रखिए कि बीच में इसको काट के सीधे डायरेक्ट दोनों तरफ आप O ग्रुप बैठा दो। जैसे दोनों तरफ आप O ग्रुप बैठा दोगे तो एक तरफ से बनेगा एल्डिहाइड, दूसरी तरफ से बनेगा कीटोन, ये चीजें। और हमने क्या किया हुआ है, हमने इसके अंदर जिंक भी लिया, वाटर भी लिया। तो जिंक वाटर के साथ क्या होता है ना, फिर वापस जेडोनो फॉर्म हो जाता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, वो रिएक्शन फिर आगे नहीं बढ़ती है, रुक जाती है। अगर गलती से मान लो कि अगर मैंने जिंक लेना भूल गया, इस रिएक्शन में हमने जिंक ही नहीं लिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप अगर रिएक्शन ध्यान से पढ़ना कि इसके अंदर जिंक अगर लिया रहेगा तो आपका रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगा, अगर जिंक नहीं लिया गया तो उस रिएक्शन में और आगे बढ़ेगी। कैसे, इसको पहले सेम रिएक्शन यहाँ पर देखो, मैंने जिंक को नहीं यूज किया है, तो सेम बीचों बीच आप रिएक्शन को काट दो, यहाँ से दोनों तरफ ऑक्सीजन गैस लगा दो, यहाँ से बना दो आप एल्डिहाइड और यहाँ से बना दो कीटोन। वो चीजें तो पहले यहाँ पर भी फॉर्म होंगी, बट ये आपके पास जो निकल के आते हैं, इससे जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो आपके पास होती है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। हम लोग ओजोन के केस में ऑक्सीजन वो फैमिली में पढ़ रहे थे सब चीजें। तो ऑक्सीजन सॉरी ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है, तो इसलिए आपको ये रोकेगी नहीं। अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर आप ऑक्सीजन को स्टॉप नहीं करोगे तो वो ओजोन फिर क्या करेगा, फिर इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना इजी है, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड के अंदर, और ये क्या फाइनली बन जाती है, एसिड बन जाती है। तो प्रोडक्ट देखो चेंज हो गए, लेकिन कहोगे कीटोन, कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, तो कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। नॉर्मल कंडीशन पे कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं कराई जा सकती, करवाई जाती है। उसके लिए स्पेशल कंडीशन है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे बॉफेन्स रूल में। अगर वही चीज बता रहे हैं, अगर आपके पास जो भी कंपाउंड्स होंगे तो ध्यान देना कि उसके अंदर की जेडन यूज किया है, तो आपके पास जो रिएक्शन होता है वो रिडक्टिव होता है, रिडक्टिव ओजोनलिसिस। उसको फिर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, उसको फिर वहीं रोक देंगे, कंपाउंड में एल्डिहाइड भी दिखेगा, कीटोन भी दिखेगा। लेकिन अगर उस रिएक्शंस के अंदर अगर मान लो कि जेडन नहीं लिखा हुआ है, तो आप पहले इसको एल्डिहाइड बना लो, कीटोन्स बना लो। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, इसलिए वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चला जाएगा।
और इसमें एक और कंडीशन, लेकिन अगर वो एसिड में ही मान लो कि अगर वो फॉर्मिक एसिड अगर निकल गया तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। देखिए एसिटिक एसिड तो नहीं होगा, प्रोपेनोइक एसिड नहीं होगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर फॉर्मिक एसिड को फिर से ऑक्सीडाइज करवा दोगे तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाती है। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, CO2 भी रहेगा, H2O भी रहेगा, अगर कीटोन है तो कीटोन भी मिलेगा। जैसे कुछ ऐसे समझो, CH2 है डबल बॉन्ड CH2, और हमने क्या कर दिया, उसका करवा दिया ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन कह रही हूँ मैं, ओजोनोलिसिस करवा दिया, O3 से रिएक्ट करवा दिया, और फिर वापस ये फर्स्ट है, सेकंड में बता दिया मैंने कि HOH ZN दोनों ले लिए है। आपने HOH भी ले लिया है, ZN भी ले लिया है, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन होगा वो स्टॉपेबल होगा, वो आगे जाके फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो कैसे तोड़ने के लिए बताया, पहले इसको ब्रेक करना है, स्टार्ट करो। यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दो और एक ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दो, क्या फॉर्म होगा, तो डबल बॉन्ड C के साथ O बन जाएगा, यानी HC डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, दोनों सिंस सेम है तो इसको 2 मॉलिक्यूल्स आप यहीं लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा। लेकिन अगर सपोज कि मैंने जेडन अगर इसके अंदर नहीं रखा तो ये तो पहले फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड भी बनेगा HCOOH, और ये फिर से एक बार और ऑक्सीडाइज होके CO2 में भी कन्वर्ट होगा और H2O में कन्वर्ट होगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट में CO2 H2O दिखाई पड़ेगा। तो ये एडिशन ऑफ ओजोन का है। अब देखो अगर मान लो तो एल्केन्स की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं एल्काइंस के अंदर। एल्काइंस इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। इसको सबसे अच्छा मेथड प्रिपरेशन करने का क्या है, दो तरीके हम लिए सिर्फ। फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म, आप क्लोरोफॉर्म से इसको बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म से कैसे बनता है, पहले तो चेक कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है। 1Cl 2Cl 3Cl, यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में आप मिला दो सिल्वर पाउडर, तो जैसे ही सिल्वर पाउडर के पेस्ट को क्लोरोफॉर्म के साथ हिट करेंगे आप सिल्वर पाउडर के, तो बनता क्या है, एस्ट्रीन बन जाता है। कैसे फॉर्म होता है, तो देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये चीजें देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्लोरोफॉर्म है, ये भी क्लोरोफॉर्म है। दो मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का ले लो, यहाँ से 6Cl बाहर निकलेगा और 6Ag ले लीजिए। तो 6AgCl बाहर निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, यहाँ फ्री, यहाँ फ्री, यहाँ फ्री, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से फ्री, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसलिए दोनों आपस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ये आपके पास खैर यहाँ पर RR लिख दिया, हालांकि H और H ही होना चाहिए, यहाँ पे भी H और यहाँ पर भी H, एस्ट्रीन बन जाएगा आपके पास। पहला मेथड क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हमको सिल्वर पाउडर यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास क्लोरोफॉर्म नहीं है, दूसरा मेथड मेटल कार्बाइड से भी हम लोग इसको बनाते हैं। मेटल कार्बाइड से आप एल्युमिनियम के कार्बाइड ले लो, कैल्शियम कार्बाइड ले लो, मैग्नीशियम कार्बाइड ले लो, ये तीनों के कार्बाइड से हम लोग चाहेंगे तो तीनों के कार्बाइड से खैर नहीं बनेगा, आपको 2 कार्बाइड से बन सकते हैं, एक कैल्शियम कार्बाइड से, मैग्नीशियम कार्बाइड से। एक बार इसको हम बताए थे आपको। यहाँ पर होता क्या जनरली है कि आपको चेक करना होता है, इसके अंदर चार्जेस चेक करते हैं, एल्युमिनियम के चार्ज कितने होते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज होते हैं। अब 4 एल्युमिनियम आपके पास है, तो इसका मतलब है कि टोटल आपके पास 12 चार्ज है, और आपको क्या करना है, आपके पास 3 कार्बन है और जितने चार्ज है उतने उनको हाइड्रोजन देने पड़ते हैं। तो एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन पड़ेगा, जिसकी वजह से चारों की वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, पूरी तरीके से फुलफिल है, इसलिए यहाँ पर CH4 फॉर्म होते हैं। यहाँ पर चेक करोगे तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो +2 है तो आपके पास 2 कार्बन है, +2 चार्ज जितने होते हैं उतने आपको हाइड्रोजन देने पड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन आपको देना है, दोनों को इक्वली दे दो, और ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से बनता है कैल्शियम कार्बाइड से एस्टिलीन गैस बनता है। और सबसे लास्ट, अगर आपके पास मैग्नीशियम कार्बाइड है, तो मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या फॉर्म होता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, आपके पास 2 मैग्नीशियम भी है, तो इसका मतलब 4 प्लस चार्ज है। जितने प्लस चार्ज उतने बता आपके पास हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन को 3 कार्बन पे सेट करना है। कैसे सेट करते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ डाल दो और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दो, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये कुल मिला के 4, मतलब ये आपके पास बन जाएगा प्रोपाइन बन जाएगा। 2 मेथड इंपॉर्टेंट, एक कार्बाइड से बनता है, एक क्लोरोफॉर्म से बनता है। इसके अंदर देखो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे फर्स्ट आप क्या कर लो कि एल्काइंस ले लो और एल्काइंस का रिएक्शन करा दो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन
कुछ ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं, और एक होता है हाइड्रोबोरेशन मेथड। तो ये कुछ ऑफ रिएक्शन में देखो होता है कि आपके पास एल्काइन होता है, एल्काइन को क्या करते हैं हम लोग है, एसिड के प्रेजेंस में एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं HOH के साथ। जैसे एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा एल्काइंस का, तो इस रिएक्शन के अंदर फिर से देखो मार्कोनिफ एडिशन होता है। मार्कोनिफ एडिशन वाटर आ गया, तो वाटर के अंदर OH होगा, OH ग्रुप को वहां अटैच करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स के लॉन्ग हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं, तो आप इसको यहाँ अटैक करा दो OH का, इसको यहाँ अटैक करा दो, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। और वापस फाइनली क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ तक तो फॉर्म हो गया। इसके बाद होता क्या, यहाँ पे टॉटोमराइज हो जाता है, ये जो बॉन्ड है ये निकल के यहाँ पे आ जाता है और ये चीज के बगल में चला जाता है, यानी RC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो सिंगल बॉन्ड, और H यहाँ पर आ गया CH3, ये आपके पास कीटोन फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि आप एल्काइंस को, ठीक है, एल्काइंस को आप कुछ ऑफ रिएक्शन कराओगे, मतलब एसिड हाइड्रोलाइसिस कराओगे। एसिड हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखना कि HGSO4 भी यूज होता है, कभी कभी आप देखेंगे HGSO4 भी डाला जाता है और H2SO4 भी यूज करते हैं कैटलिस्ट, बस H+ बस निकालने के लिए। तो ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, ये पहले बनता है टोटोमर्स बनता है, सॉरी पहले आपको इनोल फॉर्म बनता है, फिर इसको टोटोमर्स करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कीटोन्स के अंदर। तो ये ज्यादातर कीटोन्स ही फॉर्म कर पाता है, एल्डिहाइड्स तभी फॉर्म कर पाएगा जब वो टर्मिनल पोजीशन पर होगा, मतलब ये लास्ट में ही, मतलब दोनों तरफ से कहा जाए तो दोनों तरफ कार्बन होगा। अगर कार्बन आइटम आपके पास दो है तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज सारे कंडीशन में कीटोन्स बनाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो हमेशा बीच वाले पर ही आएगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर वही हम HBO मेथड यूज करें तो HBO मेथड जस्ट इसका अपोजिट है, वो एंटी मार्कोनिक पे चलता है, मतलब OH पार्ट को वहां अटैक करवाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और H पार्ट को वहां अटैक कराता है जहां पर हाइड्रोजन कम है, और ये बॉन्डिंग फिर आपस में टूटती है और O की तरफ चली जाती है डबल बॉन्ड, जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पर ये बॉन्ड चली जाएंगी और H इसके जस्ट बगल में आ जाएगा। तो यही यहाँ से एल्डिहाइड फॉर्म होती है। हाइड्रोबोरेशन मेथड होगा तो याद रखना है कि जब भी आपके पास बनेगा वो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर बनता है। और जब भी आपके पास एल्काइंस होगी और उसके अंदर अगर आपके पास एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो उस केस में हमारे पास बनता है कीटोन्स। लेकिन अगर 2 कार्बन के एल्काइंस होंगे तो वहां पर भी एल्डिहाइड जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये रिएक्शंस हमारे पास है, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया, तो ये कुछ रॉफ रिएक्शन है क्योंकि एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाया गया इसमें, तो OH पार्ट को वहां ऐड करेंगे जहां पर कार्बन कम है, सॉरी जहां पर हाइड्रोजन कम है, इस तरीके से टोटोमराइज होकर कीटोन फॉर्म कर लेगा। हाइड्रोबोरेशन मेथड में क्या होता है, पहले BH3 रहता है। आप देखो हाइड्रोबोरेशन मेथड लिख के नहीं आएगा, उसमें आपको रिएक्शन पे चीजों को एजेंट देख के पहचानना पड़ेगा। तो BH3 आपके पास होगा, पेरोक्साइड होगा, बेसिक मीडियम होगा, और लास्ट आपके पास है रेड फास्फोरस कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। अगर आप एसिलिन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब के अंदर अगर पास कर देंगे तो पास निकलते निकलते वो क्या होता है, बाहर निकलते वो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जब कोई भी आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब के अंदर स्टीरिन गैस पास करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स होती हैं स्टीरिन गैस की, आपस में जुड़कर वो बना लेती है बेंजीन। चलो ये चीजें तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन्स के कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है जो कि बेंजीन स्टार्ट करने से पहले उसका नाम आता है एरोमेटिसिटी। ज्यादातर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब चीज चेक करने के लिए आती है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये सब चीजें निकालने के लिए। तो देखो एरोमेटिसिटी होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि सम साइक्लिक कंपाउंड विद कॉन्जुगेशन विद पोजेज अनएक्सपेक्टेड डिसेबिलिटी आर टर्म्ड एज एरोमेटिक्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एरोमेटिसिटी आ जाने से वो काफी स्टेबल हो जाती हैं, तो यही आपके पास एरोमेटिसिटी होती है। तो ये चीजें कैसे हम चेक करेंगे किस कंपाउंड, मान लो एक कंपाउंड जिसके अंदर एरोमेटिसिटी है, एक कंपाउंड जिसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं क्रिएट हो रही है, तो जिसके अंदर एरोमेटिसिटी होगी वो कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए हमें अगर कंपाउंड्स की एसिडिटी अगर चेक करनी है तो हमें ये भी पहले चेक करना पड़ता है बहुत सारे कंपाउंड्स को। अभी तो हम लोग 5-6 चीज चेक करके आ चुके हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या, इंडक्टिव इफेक्ट क्या, लेकिन वो सब चीजें के अलावा भी जिसके अंदर एरोमेटिसिटी पाई जाएंगी वो कहीं ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, वो सब चेक करने के लिए कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन कहता है कि कंपाउंड जो भी आपके पास है
वो तो पहले साइक्लिक होनी चाहिए और प्लेनर होनी चाहिए। साइक्लिक मतलब क्लोज फिगर चाहिए, ठीक है, और प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए। एक तो साइक्लिक, दूसरी बात sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर होनी चाहिए, प्लेन में एक प्लेन में लाइज होनी करनी चाहिए। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स और स्पीसी शुड पोजेस साइक्लिक कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। तुम्हारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होनी बहुत जरूरी है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब है कि आपके पास मान लो कि किसी तरह का कॉन्जुगेशन करा रहे हो, मतलब रेजोनेंस करवा रहे हो, तो रेजोनेंस हर पर भी आनी चाहिए, यहाँ पर मतलब रेजोनेंस हर जगह यहाँ पे चाहिए, उसको बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन उसकी होनी चाहिए। और थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो यही हकल्स को भी फॉलो करनी चाहिए। हकल्स रूल क्या होती है? तो बोलते हैं हम लोग द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए साइक्लिक रेजोनेंस शुड बी इक्वल टू द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये बातों को ध्यान रखना होगा। जो नंबर ऑफ जो कह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो प्रेजेंट है साइक्लिक रेजोनेंस में, ठीक है, वो हमेशा इसके मल्टीपल्स होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के। अगर इसके मल्टीपल्स हैं तभी वो एरोमेटिसिटी शो करेंगी, अदरवाइज वो नहीं शो कर सकती है। एरोमेटिसिटी होना ये कंपल्सरी है। अगर ये होगा, एक मिनट, अगर ऐसा होगा 4n+2 पाई तभी कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखे, देखो क्लियर, और n की वैल्यू बता दे रहे, एक होल नंबर होती है। होल मतलब वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 कोई भी रख सकते हो। जैसे मान लो, अब एग्जांपल देके समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछे मिलेंगे। एक कंपाउंड के ऊपर मान लो ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड दिया हुआ है। यही चीज यहाँ पे देखो, मुझे चेक करना है कि इसके अंदर एरोमेटिसिटी है कि नहीं है। अगर है तो ये स्टेबल हो जाएगी। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, साइक्लिक है क्योंकि क्लोज फिगर है। दूसरी बात, क्या ये रेजोनेंस है? साइक्लिक, सॉरी, इसके अंदर प्लेनर है ये, तो ये प्लेनर है, एक प्लेन में तो दिख ही रही है, प्लेनर तो दिख ही रही है ऐसे भी। और आप निकाल के भी चेक करोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज हर जगह प्रेजेंट है। कैसे? यहाँ पर 2 बॉन्ड है और एक प्लस है, तो प्लस पे प्लस इसका मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा, 3 बॉन्ड पेयर मिलेगा, और जिसकी वजह से एक वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलेगा, तो 3 बॉन्ड पेयर के लिए sp2 मिलेगा। यहाँ पर भी चेक करोगे तो यहाँ पर एक सिग्मा, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास भी एक हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज भी आपके पास होती है। तो साइक्लिक भी मिल गया, प्लेनर भी मिल गया, साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं वो चेक करना। तो देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो आपको मालूम होना चाहिए, बताया भी, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ जैसे शिफ्ट करेगा तो फिर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर इसको हेल्प करने के लिए फिर ये आगे देगा, तो फिर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। मतलब देखो तीनों साइड घूम गया कि नहीं, ये पूरी तरीके से साइक्लिक रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है, साइक्लिक प्लेनर भी, तीनों कंडीशन है। अब सबसे लास्ट कंडीशन जो कि फॉलो होगा तभी लागू होगा। तो देखो हकल्स रूल को पहले फॉलो करो। तो 4n+2 का मल्टीपल्स होनी चाहिए और n का मान इसमें से कोई भी है तो चलेगा। तो 4n+2 इक्वल होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स के। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 2, क्योंकि अब कहोगे एक ही तो है। पाई बॉन्ड का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मुझे यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी, तो 2 को भेजिए इस साइड, 0, n की वैल्यू हो गई 0। तो बताया कि आपके पास n की वैल्यू 0 में से 0, 1, 2, 3 कोई भी अगर आ गया तो फॉलो करेगा वो। तो ये आपके पास हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, बस ये एरोमेटिसिटी शो करेंगी, और जो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करती हैं उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। अब बात करते हैं बेंजीन। क्या बेंजीन के अंदर एरोमेटिसिटी शो करने की टेंडेंसी है? पहला कंडीशन साइक्लिक, साइक्लिक है, क्लोज फिगर है तो साइक्लिक है ये। दूसरा कंडीशन, कंपाउंड के अंदर चाहिए प्लेनर, एक प्लेन के अंदर बेंजीन आ जाती है, और चेक करोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज तो एक हाइड्रोजन होगा और 3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे। तो sp2 हर जगह प्रेजेंट है, प्लेनर तो है ये। तीसरा कंडीशन हकल्स रूल को फॉलो करनी चाहिए, 4n+2 जो वैल्यू है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो 2 2 4 2 6 लिख दोगे यहाँ पे, और 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, n की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है n की वैल्यू 1 ली जा सकती है, इसलिए आपके पास बेंजीन भी एक एरोमेटिसिटी को फॉलो कर सकता है। फिर देखो एरोमेटिसिटी हो गई, एंटीमेटिसिटी होती है।
हम लोग बोलते हैं कि एंटी एरोमेटिसिटी जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। अगर जिस कंपाउंड्स के अंदर एंटी एरोमेटिसिटी दिखाई पड़ जाए तो वो सबसे कम स्टेबल है। कैसे पहचानेंगे? तो साइक्लिक वही पहला कंडीशन सेम है, दूसरा कंडीशन भी सेम है, तीसरा कंडीशन होकल्स इनके लिए थोड़ा अलग बात किए थे। अब क्या बात किए थे? वो बोले थे कि अगर ये एंटी एरोमेटिसिटी है तो वो 4n+2 नहीं, वो सिर्फ 4n पाई की मल्टीपल्स होनी चाहिए बस। अगर वो 4n पाई की मल्टीपल्स है तब जाके बोल सकते हैं कि वो एंटी एरोमेटिसिटी है। और इसकी वैल्यू n की क्या हो सकती है? 1 2 3, जीरो नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई नेचुरल नंबर चलेगा। जैसे देखो एग्जांपल, अगर मान लो मुझे एक कंपाउंड के अंदर मालूम करना है कि एरोमेटिसिटी है या नहीं है, ये एंटी एरोमेटिसिटी है क्या है ये, तो पहला देखेंगे ये साइक्लिक है साइक्लिक क्योंकि वो फिगर है। प्लेनर, प्लेनर भी एक प्लेन में दिख ही रहा है, एक ट्रायंगल एक प्लेन में ही आता है, ये भी सही है। अब चेक करते हैं ये 4n पाई का मल्टीपल्स है कि नहीं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, दो तो यहाँ दिख रहे हैं, देखिए लोन पेयर है, पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक रेजोनेंस में, तो इसलिए 2 इधर भी गिनेंगे और 2 ऊपर भी गिनेंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा 4 और n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। तो n की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो इसलिए ये एक एंटी एरोमेटिसिटी है। कहोगे कि क्या एरोमेटिक नहीं हो सकती है? तो देख लीजिए आप 4n+2 लगा कर देख लो, 4n+2 के मल्टीपल्स होगा तो वो आपके पास एरोमेटिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 के इक्वल रखोगे आप लोग और वैल्यू जब पुट करोगे तो 4 में से 2 गेट 2 लिखोगे और n का मान 2/4 यानी 1/2 हो गया। अब n की वैल्यू तो बताया गया, तो आप जीरो बोल सकते हैं, 1 कोई होल नंबर बोल सकते हैं, फ्रैक्शन तो अलाउ नहीं है। तो इसलिए आपके पास ये जो कंपाउंड्स होंगे ये एंटी एरोमेटिसिटी होंगे जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये भी कंपाउंड को रख के देख सकते हो, ये भी कंपाउंड आपके पास साइक्लिक है, प्लेनर्स है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तीनों चीजें यहाँ पर है। अगर इसको चेक कर सॉरी एंटी एरोमेटिसिटी है या नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला पर रख के चेक कर लेंगे। 4n यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा 4, तो n की वैल्यू 1। ठीक है, ये कंपाउंड जो हमारे पास होगी वो एंटी एरोमेटिसिटी होंगी। नॉन एरोमेटिक क्या होती है? देखो नॉन एरोमेटिक्स का मतलब है कि ना वो एंटी एरोमेटिसिटी हो ना वो एरोमेटिसिटी हो, दोनों में से कोई नहीं होगा, तो बच जाएगा वो नॉन एरोमेटिक। कैसे पहचानेंगे? साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब क्लोज फिगर और प्लेनर भी चाहिए। दूसरी बात कॉन्जुगेशन होनी तो चाहिए, एक मिनट सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा, कॉन्जुगेशन तो होनी चाहिए बट साइक्लिक कॉन्जुगेशन की जरूरत नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं चाहिए। साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब है कि ओवरऑल हर पॉइंट पे नहीं चाहिए वो चीजें। जैसे जहां पर sp3 होगा वहां पर कॉन्जुगेशन अब थोड़ी ना होता है। देखो एसिडिटी ऑर्डर बता दिया गया, सबसे फर्स्ट एरोमेटिक आएगा, फिर नॉन एरोमेटिक आएगा, फिर एंटी एरोमेटिक आता है। ध्यान रखना इसमें एरोमेटिक जो का अगर जिस कंपाउंड के अंदर हकल्स रूल दिखाई पड़ेगा 4n+2 पाई के मल्टीपल्स, तो वो एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक के अंदर जो 4 पाई जो ये नहीं, वो तो एंटी के लिए था ना, मतलब हाईली आपके पास ये अनस्टेबल, इसे सबसे पीछे रहेगा ये। एरोमेटिक फर्स्ट, नॉन एरोमेटिक सेकंड, और जो ना 4n+2 वाले फॉर्मूला सेट ना फॉर्मूला के जैसे 3 में यहाँ पे एग्जांपल दिए, पहचानने के लिए दिया हुआ है कि कौन से एरोमेटिक है पहचानिए, कौन से एंटी एरोमेटिक है क्या है। तो कैसे पहचानेंगे इस तरह के कंपाउंड को? तो साइक्लिक दिख रहा है इस तरह से, प्लेनर भी दिख रहा है, सब कुछ प्लेन में आ जाएंगी। अब चेक करना है कि है या नहीं है, तो हम पहले चेक करेंगे कि 4n+2 के पाई का मल्टीपल्स है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब इसका लोन पेयर इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको भी पाई बॉन्ड में ही गिनेंगे लोन पेयर को। 6 है, तो 4n इज इक्वल टू निकालोगे तो 4 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बोल सकते हैं कि यस, ये एक आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्या नैप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है? तो देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, ये सब चीजें तो बिल्कुल सही है। अब सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर है वो आप चेक करिए कि हुकल्स रूल के फॉर्मूला पर सेट हो रहा है कौन से फॉर्मूला पर। तो 4n+2 पहले रख के चेक कर ले रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 5 10 हो जाएगी ये। अब 4n की वैल्यू फाइंड करोगे तो 8, तो n की वैल्यू निकाल दोगे तो 2। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, ये एक एरोमेटिसिटी शो करेगी। सेम यहाँ पे भी निकालोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 2 4 4 3 7 7 2 14 होता है, यानी कि 4n+2 लिखोगे तो 14, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/2 यानी कि 3।
तो जब भी हुगल्स वाला फॉर्मूला पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला पर मैच कर जाएगा तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। सेकंड वाले पर अगर मैच कर जाएगा तो एंटी एरोमेटिसिटी यानी फॉरेन पे, अगर दोनों में से किसी पे ना मैच करे तो उसको सीधे लिख दीजिए नॉन एरोमेटिक्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बस रिएक्शन आपको हम बताए हैं। बेंजीन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब सिंस ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये चीज की जरूरत थी, इसलिए पहले इसको बताना पड़ेगा। बेंजीन के बारे में बहुत चीज पढ़ा चुके हैं, रेजोनेंस के अंदर अभी जो बताया, एरोमेटिसिटी के अंदर सब कुछ बता चुके हैं। देखो बेंजीन को प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन करा दो, किसका करा दे, बेंजोइक एसिड का करा दीजिए, या फिर सोडियम बेंजोएट का करा दो। कैसे होता है कार्बोक्सिलेशन बताए थे, सोडा लाइम की प्रेजेंस में करेंगे, CO2 गैस यहाँ पे उड़ जाएंगी बाहर पूरी तरीके से, तो केवल बेंजीन बन जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, कंपेयर द रेट ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स NaOH CO और डिकार्बोक्सिलेशन। ये आपके पास 4 दिया हुआ है ऑप्शन, और पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि किसकी रेट ज्यादा होगी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। तो ये चीजें हम कैसे पता करें कि इसमें किसकी रेट ज्यादा है, कोई लॉजिक होनी चाहिए, तो इस लॉजिक को हम लोग मैकेनिज्म से समझ पाएंगे। देखो इसके अंदर होता क्या यहाँ पर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन होता है यहाँ पर है, क्या होता है यहाँ से H बाहर निकलेगा, वाटर का फॉर्म कर लेगा, Na+ भी रहता है, वो नीचे रहता है सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, बेंजोएट आयंस बन गया। ये निगेटिव चार्ज बताएं कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ये क्या करेगा यहाँ पर पुट कर देगा। जैसे ये यहाँ पर पुट कर देगा तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। जैसे CO2 गैस बाहर निकलेगा तो देखो CO2 बिना अपने इलेक्ट्रॉन लिए गया, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ के गया है, तो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए यही सबसे बड़ी कहानी यहाँ पर है, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपको चेक करना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, सबके ऊपर क्या है, बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड से हमको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है बेंजीन के ऊपर से, तो ये है आपके पास है कार्बन, बता सकते हैं स्टेबल करना है क्या उसको बोलते हैं हम लोग, हैं कार्बन आयंस को स्टेबल करने के लिए। हाँ, कोई -I इफेक्ट वाला केस को लगा दो, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर देगा, कम करेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ चेक करो, इसमें NO2 ग्रुप लगा है, Cl ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। NO2 ग्रुप पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में, इसलिए फर्स्ट में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा, ये थर्ड में आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप रिलीजिंग है और खराब करके रख देगा तो D में आ जाएगा। ये इसकी सही से रेट है, और ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं बेंजीन बनाने का मेथड्स। आप स्टीरिन में रेड हॉट आपके पास कॉपर ट्यूब से या आयरन ट्यूब से उसके अंदर आप स्टीरिन गैस पास कर दोगे तो बेंजीन फॉर्म होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेंजीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि बेंजीन को अगर हम रिएक्ट करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन के साथ तो गैमेक्सिन फॉर्म होती है। गैमेक्सिन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको BHC के नाम से भी फेमस है, ये BHC इसका नाम फेमस है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, C6H6Cl6 जिसका यूज हम लोग इंसेक्टिसाइड में करते हैं। नाइट्रेशन और बेंजीन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि नाइट्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है, तो इसके अंदर ये मिक्सचर होता है, नाइट्रेशन का मिक्सचर होता है, और नाइट्रेटिंग एजेंट्स में Na2+ होता है, Na2+ का अटैक होता है। अटैकिंग एजेंट कौन सी होती है नाइट्रेशन मिक्सचर के अंदर, तो Na2+। इसी तरीके से सल्फोनेशन होगी, सल्फोनेशन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी होती है अटैकिंग एजेंट, तो वो हमारे पास होती है SO3H ग्रुप, नहीं सॉरी SO3H नहीं, SO3 आपके पास अटैकिंग एजेंट होती है, और H+ वो वहां से लेता है, एसिड से लेता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और एक लास्ट नाम सुने होगे तुम लोग, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो रिजेंट जनरेट होती है वो CH3+ अटैकिंग रिजेंट होती है। आपसे रिएक्शन में फेमस चीज पूछेगा कि अटैकिंग रिजेंट कौन सी हो सकती है, और CH3COCl के अंदर मतलब एसाइलेशन के अंदर क्या होती है, CH3C वहां पर अटैकिंग रिजेंट के फॉर्म में काम हो रही है। तो ये पूरा आपका हाइड्रोकार्बन जितने थे सब कंसेप्ट हो गए क्लियर। नेक्स्ट क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वो पूरे 12th क्लास में जो मेन सारे टॉपिक्स होंगे सब कवर करेंगे, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, एसिड्स, वो सब सारी चीजें।